India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आयोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सदन में भाषण और वोट के बदले रिश्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 1998 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। कहा, सांसद और विधायक मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते। माननीयों का भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कर रहा है तबाह। आम आदमी पार्टी दफ्तर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आपको नहीं मिली राहत। सीबीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का दिया आदेश। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को वापस लेने की दी अनुमति। कहा, केवल प्रचार के लिए दाखिल न करे याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट से महुआ मोइत्रा को लगा झटका। निशिकांत दुबे, जय अनंत देहाद्राई को मानहानि कारक आरोप लगाने से रोकने की महुआ मोइत्रा की याचिका रद्द। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी कि अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया है। 1998 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि माननीयों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रखा है। जो कि विधायक और राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाली माननीयों को मुकदमे से राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले को पलट दिया। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती। फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एक मत है कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले से असहमत हम हैं। नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों को वोट के बदले नोट लेने के मामले में मुकदमे से छूट देने का फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि माननीयों को मिली छूट ये साबित करने में विफल रही है कि माननीयों को अपने विधायी कार्यों में छूट की अनिवार्यता है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है और ये सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए जरूरी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले की जो व्याख्या की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। 7 जजों की पीठ की अगुवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। माननीयों द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि जो विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे लेकर वोट देने या सवाल पूछने से भारत का संसदीय लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव का फैसला खारिज करते हुए सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर विधायी सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के हानिकारक प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। ये संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विघटनकारी है और ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन ने अपील में चुनौती दी थी, जिस पर 2012 के राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा, पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसला जो वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने वाले विधायिका के सदस्यों को अभियोजन से छूट देता है, उसका सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो इस अदालत द्वारा त्रुटि को बरकरार रखने की अनुमति देना गंभीर खतरा है। 2 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पार्दीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 2023 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निशिकांत दुबे और देहात राय को उनके खिलाफ ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार की अपमानजनक सामग्री बनाने से रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निशिकांत दुबे और देहात राय को उनके खिलाफ ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार की अपमानजनक सामग्री बनाने से रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रे को ये आरोप लगाने से रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने महुआ मोइत्रा द्वारा दायर अंतरिम राहत आवेदन को खारिज कर दिया और न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि मैंने निषेधाज्ञा आवेदन खारिज कर दिया। उन्होंने 20 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व सांसद ने दुबे और देहात राय पर मानहानि का मुकदमा किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछे थे और एहसान और महंगे उपहारों के बदले में हीरानंदानी के साथ अपने संसद खाते के लॉगिन पासवर्ड साझा किए थे। इन आरोपों के आधार पर लोकसभा आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को निचले सदन से हटाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि हीरानंदानी उनकी दोस्त हैं और कोई भी बदले की भावना से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और दूसरी ओर देहात राय और दुबे ने दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को अपने ऑनलाइन लोकसभा खाते की पूरी पहुंच दी थी, जिन्होंने अपनी पसंद के संसदीय प्रश्न पोस्ट करने के लिए इसे जारी किया था। दावा किया गया कि संसद में महुआ मोइत्रा पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल हीरानंदानी के थे। आम आदमी पार्टी दफ्तर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राउज एवेन्यू
स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ महीने की फौरी राहत दी है। साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए आप केंद्र को आवेदन करें। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि आप केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय से अपने ऑफिस के लिए नई जमीन आवंटित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के आवेदन पर 4 हफ्ते में फैसला कर कोर्ट को सूचित करना है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है, क्योंकि इस जमीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है और ऐसे में दरअसल राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए निर्धारित जमीन पर स्थित है। इस मामले पर 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर किसी पार्टी का कार्यालय कैसे चल सकता है। इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आपको ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है। शिकायत है कि आपका दफ्तर दिल्ली को हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। यहां से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था और लेकिन बाद में इसमें आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बना लिया। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को आवंटित की है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र या राज्य सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों की उचित मांगों पर विचार करने और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई। बता दें आपको कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका में संशोधन के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मामले को वापस लेने की अनुमति दी। जस्टिस कांत ने आदेश पारित करने से पहले याचिका दायर करने के तरीके पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि आप समाचारों के आधार पर याचिका दायर न करें, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और जो व्यक्ति वास्तव में प्रतिबद्ध हैं, जो इन मुद्दों के प्रति ईमानदार और गंभीर है, उसे ही आना चाहिए। फाइल हर कोई नहीं आगे कर टिप्पणी की गई और बता दें आपको कि लोगों को ऐसे मामलों को केवल प्रचार उद्देश्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिए कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की सहायता करने पर विचार करना चाहिए। जहां मामला पहले से ही विचाराधीन है, सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों की उचित मांगों पर विचार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ एक अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की शांतिपूर्ण मार्च और सभा में बाधा उत्पन्न न करने का निर्देश देने की मांग की। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए एक निर्देश आयोग प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के क्रूर हमले द्वारा कथित मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और तीसरा, अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देगा जो किसानों और सिखों को बदनाम कर रहे हैं, ये गालियां दे रहे हैं। मामले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एनसीटी दिल्ली को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी और याचिका में डीएम के नेता को विवादास्पद टिप्पणी पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। साथ ही जस्टिस दत्ता ने याचिका दायर होते ही स्टालिन के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि आप अपने अनुच्छेद 19(1) के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, आप अपने अनुच्छेद 25 के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, अब आप अपने अनुच्छेद 32 के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपने जो कहा उसका परिणाम क्या होगा। सिंघवी ने ये स्पष्ट करते हुए
कहा कि वह स्टालिन की टिप्पणियों को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरा रहे हैं। बताया कि वह 6 राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे हैं और केवल उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पीठ ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी तो सिंघवी ने जवाब दिया कि मुझे 6 हाईकोर्ट में जाना होगा, मैं लगातार इसमें बंधा रहूंगा। यह अभियोजन पक्ष के समक्ष उत्पीड़न है। हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हाईकोर्ट में पदोन्नत होने से पहले न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा की अवधि को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों की गणना के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि में जोड़ा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अन्य राहतों के अलावा एक राहत की मांग की जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों की गणना के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि के रूप में पदोन्नति से जुड़े मानदंड पर गौर करने की मांग की है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजीत सिंह द्वारा दायर की गई, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कथित मनमाने पेंशन मानदंडों को चुनौती दी गई है। 19 फरवरी को सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता, जिनका हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में लगभग 5 साल का कार्यकाल था, अधिकारियों द्वारा 2005 से लेकर पहले न्यायिक अधिकारी के रूप में उनकी 13 साल की सेवा को अपने पेंशन लाभों की गणना के लिए हाईकोर्ट में पदोन्नति मानने से इनकार करने के साथ ही परेशान थे। याचिकाकर्ता को प्रति महीने लगभग 15,000 रुपए की पेंशन मिल रही है और जिसे लेकर उन्होंने काफी असंतोष भी व्यक्त किया है। तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें बरी करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये मामला न्यायमूर्ति अभय सोका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ के समक्ष आया और जब द्रमुक नेता की अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई और दबाव डाला गया, ये मानते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने इसे 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या डीवीसीए द्वारा इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया था कि उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र निखान और खनिज मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आय के स्रोतों के अधिक संपत्ति अर्जित की थी और डीएमके सरकार ने ट्रायल कोर्ट ने इस जोड़ी को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि उन्होंने आय से अधिक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1,36,00,000 रुपए की संपत्ति अर्जित की है। हालांकि दिसंबर 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में त्रुटि पाई और बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। WFI द्वारा ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए आयोजित चयन को लेकर आयोजित ट्रायल पर रोक लगाने में मामले के अंदर हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक की मांग वाली पहलवान बजरंग पुनिया और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन बंद करने और WFI को इससे दूर रहने का निर्देश देने की मांग की गई है। पहलवानों ने याचिका WFI के चुनाव को गैर कानूनी घोषित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि इस चुनाव में खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन हुआ है। दरअसल पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत काद्यान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालिफाई कुश्ती टूर्नामेंट के लिए होने वाले चयन के ट्रायल आयोजित करने के WFI के सर्कुलर के खिलाफ याचिका दाखिल की है। पहलवानों ने अपनी याचिका में कहा है कि इस चुनाव में खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन हुआ है। सुनवाई के लिए याचिका न्यायाधीश सचिन दत्ता के समक्ष पहुंची है। याचिका में दलील दी गई है कि 21 दिसंबर को हुए चुनाव में खेल मंत्रालय के नियमों की अवहेलना की गई है। इसके साथ ही फेडरेशन से मांग की गई है कि जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सभी प्रकार की गतिविधियों पर विराम लगाई जाए।
देखिए, हमारा बेसिक जो प्रेयर है और जो कंटेंशन है वो ये है कि WFI एज ऑफ टुडे एक निलंबित बॉडी है। मंत्रालय ने खुद उसको जो है सस्पेंड कर रखा हुआ है। उनका सस्पेंशन जो है रिस्टोर नहीं हुआ है। स्पेसिफिक डायरेक्शंस है मंत्रालय के और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के कि आप जो है कोई भी गतिविधि या कोई भी हरकत नहीं कर सकते हो रेसलिंग के संबंधित इस देश में। तो आप कैसे ये ट्रायल करा रहे हो? ये सिलेक्शन ट्रायल करने का ना कोई आपका लोकस है, ना अधिकार है, ना कोई भी जो है आपका स्टैंड पॉइंट बनता है। तो आप कृपया जो है एथलीट्स को कंफ्यूज ना करें। वो बेचारे एथलीट जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके साथ जो है ये होने ना दे, क्योंकि IOC के खुद के भी काफ़ी प्रावधान है जो ये बोलता है कि एथलीट्स के इंटरेस्ट को जो है सबसे पहले सेफगार्ड किया जाए। तो ये सारे बेसिक कंटेंशंस है और कुछ प्राइमरी कंटेंशंस भी है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से लोग चुन के आए हुए हैं, वो पूरा का पूरा गलत है स्पोर्ट्स कोड के एज टेन्योर रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.